दोस्तों नमस्कार। दिल्ली की लाल दीवारों में बंद सरकार की उम्र अब पूरी हो चली है। लाल दीवारों से जो जो उड़ान भरी गई, उन तमाम उड़ानों को न सिर्फ उस जनता ने रोक दिया, बल्कि उस लाल दीवार में एक रोशनदान नहीं, एक ऐसा दरवाजा बना दिया जिसके बाद जिस जिस उड़ान के आसरे दिल्ली ये मानकर चल रही थी कि 400 पार का नारा वो लगा सकती है, बीजेपी अपने बूते 370 सीट पा सकती है। इस देश को 2047 तक विकसित किया जा सकता है। इस देश की इकोनॉमी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की इकोनॉमी को मान्यता दिला देगी और मोदी खुद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हो जाएंगे। जनता की भूख, उसकी बेरोजगारी, उसकी मुफलिसी, उसके भीतर जो डाला गया जहर और इन सब परिस्थितियों के भीतर समाज के ऊपर जितनी लकीरें खींची गई, सब एक झटके में इस चुनाव में जनता ने धराशायी कर दिया। और स्थिति यह आ गई कि इन लाल दीवारों में कैद सरकार जो चल रही थी, मैसेज यह भी निकल कर आया कि अब आप आजाद हो जाइए। और सबसे बड़ा किला जो उत्तर प्रदेश का बनाकर लगातार बीजेपी यही पाठ पढ़ाती रही कि दरअसल यह किला अभेद है, उसको ना सिर्फ भेद दिया गया, बल्कि वहां पर जो परिस्थिति समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपने बूते कर दिखाया, वो एक ऐसी असंभव सी परिस्थिति थी जिसकी कल्पना कभी भी नरेंद्र मोदी या अमित शाह ने की नहीं होगी। और अगला सवाल यह आ गया कि क्या वाकई लाल दीवारों से चलने वाली सरकार को अब जनता ने आजाद कर दिया और कहा कि अब आप अपने रास्ते जाइए और अब हमारे सामने बिल्कुल नई परिस्थिति है, क्योंकि हमारे मुद्दे जो जमीन पर थे उस पर आप लाल कालीन बिछाकर अपनी उड़ान को भरना चाहते थे। स्थिति यह आ गई कि इस दौर में सत्ता की चाबी दो बड़े नेताओं के हाथ में है। एक नेता चंद्रबाबू नायडू हैं जिनके पास तकरीबन 16 सांसद हैं। दूसरे नेता नीतीश कुमार हैं जिनके पास 15 सांसद हैं। दोनों को मिला दीजिएगा तो सांसदों की संख्या 31 हो जाती है। और अपने बूते बीजेपी 240 तक भी नहीं पहुंच पा रही है, यानी 236, 37, 38 इसी अंक के इर्द गिर्द पूरी बीजेपी सिमटी हुई है। और अगर यह 31 सीट निकल जाती है तो एक झटके में एनडीए पूरे तरीके से बिखर जाएगा। और राजनीतिक तौर पर जो संदेश निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए के भीतर बैठे हुए ये राजनीतिक दल भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सबको पता है कि मुश्किल वक्त में उनके सामने और मुश्किल किसी और ने नहीं, दिल्ली में बैठी इसी सत्ता ने खड़ा किया। चंद्रबाबू नायडू जेल इसी वजह से गए, नीतीश कुमार की फाइल इसी वजह से तैयार की गई। और राजनीतिक तौर पर जो परिस्थिति महाराष्ट्र के भीतर खींची गई, उसमें खेल को आगे बढ़ाने के लिए अब बीजेपी उद्धव ठाकरे का दरवाजा खटखटाना चाहती है। वो चाह रही है कि उद्धव ठाकरे दोबारा से उस हिंदू प्लैंक के नाम पर उनके साथ जुड़ जाएं और एक झटके में दोबारा से या तिबारा से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के बन जाएं। लेकिन यह असंभव सी परिस्थिति इसलिए है क्योंकि अब विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में होने हैं, इसी बरस होने हैं। और यह रास्ता बहुत साफ तौर पर खुल गया कि अगर मध्य महाराष्ट्र के भीतर में उद्धव ठाकरे चेहरा है और पीछे कांग्रेस और एनसीपी खड़ी हुई है, तो फिर किसी भी हालत में इस त्रिकोणीय मिलन को कोई हरा नहीं सकता है। और यही स्थिति अब हरियाणा में भी हो चली है, जहां पर चुनाव होने हैं इसी बरस के अंत में। और जो हरियाणा का रिजल्ट बतला रहा है वो कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। यानी मैसेज बहुत साफ है कि जिन जिन जगहों पर अब आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर बीजेपी की जीत कोई भी गठबंधन बना ले नामुमकिन है। और नया संदेश इस दौर का सबसे बड़ा यही है कि चंद्रबाबू नायडू पूरे तरीके से तैयार हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री ने टेलीफोन कॉल जरूर लगाया, लेकिन कांग्रेस ने बिल्कुल देरी नहीं की और उनके नेता केसी वेणुगोपाल पहुंच गए उनसे मुलाकात करने के लिए। और यह सवाल अपने तौर पर चंद्रबाबू नायडू के सामने भी कि राजनीतिक तौर पर वह राज्य के मुख्यमंत्री और दिल्ली में बैठी सत्ता से बहुत कुछ चाहते हैं। जो आर्थिक तौर पर फेडरल स्ट्रक्चर कैसे मोदी काल में तहस नहस हुआ, वो सब उनकी आंखों के सामने है। तो चंद्रबाबू नायडू
बिल्कुल बिना देर किए एक झटके में इंडिया के साथ आकर खड़े हो जाएंगे जब उनके सामने कागज पर यह बहुत साफ तौर पर लिखा होगा कि दिल्ली में उनके आते ही सरकार बन जाएगी। और इसमें एक बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की होगी। नीतीश कुमार के दो रास्ते खुले हुए हैं और नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं और संयोग से आज नीतीश कुमार अभी दिल्ली में है। कल उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, लेकिन मुलाकातों के इस सिलसिले के बाद जरा कल्पना कीजिए कि सुबह से टेलीफोन पीएमओ नीतीश कुमार को लगाते रहा। देश के गृह मंत्रालय से टेलीफोन की घंटी नीतीश कुमार के यहां बजती रही, लेकिन किसी ने भी टेलीफोन नहीं उठाया और माना जा रहा है कि देर शाम होते होते नीतीश कुमार अपनी उड़ान बिहार और नालंदा की दिशा में बढ़ जाएंगे। तो राजनीतिक तौर पर इंडिया सरकार बनाने की परिस्थिति में आकर खड़ा हो चला है और इस वक्त कोई भी छोटा बड़ा दांव खेलना या बचना चाहता नहीं है कि राजनीतिक तौर पर ऐसी स्थिति इस देश के भीतर आई जहां छत्रपों को यह लगने लगा था कि दरअसल उनकी राजनीति को खत्म करने की दिशा में बीजेपी बढ़ रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणामों ने ममता बनर्जी के उस कद का एहसास बीजेपी को करा दिया जिसमें वो मानकर चल रही थी कि संदेश खाली के बाद और गवर्नर के जरिए जो दबाव बनाया गया और जिस तरीके से ममता बनर्जी को हाशिए पर ले जाया जा सकता है और बार बार यही राग गुनगुनाया गया कि देखिए ये इंडिया के साथ है या इंडिया के विरोध में, तो वोट आप हमें दे दीजिए। लेकिन एक झटके में बीजेपी के ही पिछले वोट की तुलना में यानी 2019 की वोट की तुलना में बंगाल के भीतर उसको आधे पर लाकर जनता ने पटक दिया। राजनीतिक तौर पर सिर्फ बंगाल ही नहीं, उत्तर प्रदेश का तो सबसे बड़ा जिक्र इस दौर में होने की जरूरत है, क्योंकि जो बीजेपी अपने एग्जिट पोल के जरिए, जो बीजेपी कागजों में आरएसएस जिस राजनीतिक प्रयोग के आश्रय मोदी योगी के जोड़ी के नारे तले और बुलडोजर का राग जिस तौर पे गाया जा रहा था, उसमें एक बड़ा सवाल यही था कि जनता सोचती क्या है। और जनता ने जब सोचा तो एक झटके में आधा ही नहीं किया बल्कि उसके भी नीचे लाकर बीजेपी को पटक दिया। यानी राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की शिकस्त सिर्फ इस लोकसभा चुनाव की कहानी भर नहीं है, बल्कि उस धारा और उस विचारधारा के अंत की कहानी है जो गुजरात से निकलकर उत्तर प्रदेश में अपना किला बना रही थी और उसमें मनमाफिक तरीके से जो चाहती थी वो करती थी, कानून ताक पर था। राजनीतिक तौर पर ऐसी स्थिति किसी राज्य में देखने को नहीं मिली, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी योगी के बुलडोजर के साथ खड़े हुए और खड़े तो वह इस देश के भीतर में किसी नेता के परिवार से जुड़े हुए शख्स जिसे मास रेपिस्ट के तौर पर माना गया, हालांकि वो शख्स हासन से चुनाव हार गया, लेकिन उसके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे और ये कहते हुए पहुंचे थे कि इन्हें आप वोट देंगे तो आप मुझे वोट दे रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है, जो वादे, जो गारंटी और जिन बातों का जिक्र मोदी सरकार कर रही थी और मोदी के चेहरे के आश्रय यानी प्रधानमंत्री मोदी के जिस कद और चेहरे के आश्रय पूरा चुनाव और उसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई, वो पूरी तरीके से तबाह हो गई। तो पहला संदेश सबसे बड़ा यही निकला कि इस चुनाव में जनता ने नरेंद्र मोदी को हरा दिया, क्योंकि अगर आप 272 के आंकड़े को छू नहीं सकते हैं, क्योंकि 2014 के चुनाव को याद कीजिए तो बड़ा उम्मीद का चुनाव था और उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार को दरकिनार करते हुए जनता प्रधानमंत्री मोदी के दिखाए गए उम्मीद के ऊपर सवार हो गई थी। 2019 में राष्ट्रवाद और सेना इन दोनों के आश्रय और उसे ढाल बनाकर चुनाव जीता गया, लेकिन 2024 तो उस जमीन पर आकर खड़ा हो गया जहां पर लोगों की अपनी भावनाएं जो कहती हैं, जो मुद्दे चलते हैं, उन मुद्दों को दरकिनार करने की स्थिति में खुले तौर पर और मोदी गारंटी के नाम पर, 400 के नारे के नाम पर, दुनिया में भारत कैसे विश्व गुरु है इसके नाम पर और विकसित भारत को बनाने की सोच के तहत, जबकि इससे पहले किसानों की बदहाली दुगनी आय के नारे तहत कैसे खत्म होती चली गई, सबने देखा। मजदूर संघर्ष करते हुए काम ना मिलने की परिस्थितियों से जूझते चला गया और पहली बार यह नजर आया कि उत्तर प्रदेश का युवा जिस अंदाज में खड़ा हुआ
उसने उत्तर प्रदेश की उस राजनीति को डिगा डाला जो राजनीति बरसों बरस की मेहनत के बाद आरएसएस ये मानकर चल रही थी कि उसने खड़ा किया और योगी ने उसे सींचा है। नरेंद्र मोदी और योगी के तालमेल कहें या आपसी अंतर्विरोध का किस्से कहें, आज उसका वक्त नहीं है। आज तो जनता का दिन है, क्योंकि यह चुनाव जनता लड़ रही थी। और इसीलिए जब आप परिस्थिति में पहुंचिएगा मौजूदा वक्त में, तो ध्यान दीजिए 239 सीटों पर जब हम आपके सामने ये बात जिक्र कर रहे हैं, उस समय इलेक्शन कमीशन के आंकड़े तले इस बात का खुले तौर पर जिक्र है कि 239 सीटों पर बीजेपी आगे है। 99 सीटों पर यानी सेंचुरी बनाने के रास्ते पर कांग्रेस खड़ी है। इसके बाद देखिए जो सबसे बड़ी सफलता, समाजवादी पार्टी 35 सीट, ममता बनर्जी की पार्टी 31 सीट, डीएमके यानी स्टालिन 21 सीट, और इसके बाद जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसमें 30 सीट टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड दोनों मिलकर है। यह 30 सीट अगर जुड़ जाती है सीधे तौर पर बीजेपी के साथ, तो 239 और 30 सीट मतलब 269 सीट, यानी बहुमत से 3 सीट कम जो कि उसको मिल जाएगी। एक सीट उसके पास अपना दल की है, एक सीट उसके पास आरएलडी की है, और वो मानकर चल रही है कि एक सीट उसे अकालियों की भी मिल जाएगी अगर वो साथ आती है। लेकिन वह यह भी मानकर चल रही है कि दरअसल 6 निर्दलीय उसके साथ खड़े हैं। लेकिन हकीकी तौर पर अगर आप दूसरे तरफ के आकलन को परखें कि आखिर इंडिया गठबंधन की सरकार क्यों बन रही है, तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी, स्टालिन की पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन जिस लिहाज से है, उन्हें अपने तौर पर सिर्फ 35 से 36 सीट चाहिए और सरकार बन जाएगी, जिसमें से 30-31 सीट इन्हीं दोनों के पास है। उसके बाद अदर्स का जिक्र यहां पर हुआ ही नहीं है। जो इंडिपेंडेंट छोड़ दीजिए, उसके बाद का जिक्र यहां पर नहीं हुआ है। यानी राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ी शिकस्त एक ऐसे मौके और ऐसे मोड़ पर आकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी हो गई जहां उन्होंने सोचा नहीं था। और इन सब के बीच एक सवाल बार बार रेंग रहा था कि आखिर इस देश के भीतर में चुनाव को भी सट्टे में तब्दील कर दिया गया क्या? क्योंकि जिस लिहाज से एग्जिट पोल लाया गया, उस एग्जिट पोल का असर शेयर बाजार पर ऐसा जबरदस्त पड़ा कि 12 लाख करोड़ के वारे न्यारे एक दिन में हो गए। और देखिए सोमवार को 12 लाख करोड़ के वारे न्यारे होते हैं और उसके एक दिन बाद यानी मंगलवार को वही स्थिति पूरी तरह रिवर्स कर जाती है और वह पुरानी परिस्थिति में आकर खड़ी हो जाती है। यानी ये बुलबुला जानबूझकर बनाया गया। और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात, जानकारी जो निकल कर आ रही है, उसमें अमेरिकी इन्वेस्टरों ने पैसा निकाल लिया। उसमें आ रही है कि जो भी यूरोपियन और अमेरिकी प्रोजेक्ट हैं उनको कह दिया गया है कि आप इसे होल्ड पे रख लीजिए। और यह मैसेज इतना बड़ा हो चला है क्योंकि मान चुके हैं, जो विदेशी पूंजी लगाने वाले थे वो मान चुके हैं कि यह सरकार अब सत्ता में नहीं आ रही है। और राजनीतिक तौर पर इंडिया गठबंधन अपने साथ, अपने मुद्दों के आसरे जो जनता के साथ खुद को खड़ा करते रहा, उसमें हमें लगता है कि अब अगर आप परखिए, और इसमें खास तौर से सबसे बड़े राज्य के तौर पर जिसका जिक्र हम शुरू से कर रहे थे, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन 4 राज्यों ने एक झटके में बीजेपी की जो संख्या 239 पर आकर टिकी है 303 से, इन्हीं 4 राज्यों ने ऐसा कमाल कर दिया कि एक झटके में 50 सीट सिमट गई सिर्फ इन 4 राज्यों में, जिसका जिक्र हम शुरू से कर रहे थे कि कर्नाटक में जो लाभ की स्थिति है उससे आंख नहीं मूंदा जा सकता है। और बीजेपी ने आंखें मूंद ली अपने दफ्तर में तैयार किए गए एग्जिट पोल के जरिए। और पहली बार एक ऐसा भ्रम इस देश के भीतर में बनाया गया मीडिया के जरिए, जिसमें मीडिया भी उसी की आगोश में बहता चला गया और वो मानने लगा कि जो जिक्र भी लाल दीवारों से निकलेगी वही सफल होते चली जाएगी। लेकिन सब कुछ धराशायी एक एक करके होता चला गया। अब शायद इस वजह से हमें लगता है, आप अगर एक एक राज्य को परखना शुरू करें और इसमें जिक्र अगर महाराष्ट्र का आपसे करें, तो महाराष्ट्र के भीतर में बीजेपी अभी 13 सीटों पर है, लेकिन जो जानकारी आ रही है वो सिंगल डिजिट में भी आ सकती है। कांग्रेस डबल डिजिट में आ चुकी है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना डबल डिजिट में आ चुकी है, शरद पवार
6 सीटों पर जीत रहे हैं, यानी मैसेज बहुत साफ है अपने तौर पर कि चाहे वह एकनाथ शिंदे हों जो कि घटकर 4-5 सीटों पर आ गए, चाहे अजीत पवार हों जो सिर्फ एक सीट पर, हालांकि उनकी अपनी पत्नी बारामती से चुनाव हार रही है। इसका मैसेज बहुत साफ आया कि महाराष्ट्र जैसी जगह में सत्ता बनाने के लिए जो राजनीति की जनता ने उसे सिरे से नकार दिया, जबकि शिवसेना और एनसीपी का चुनाव चिन्ह भी बीजेपी ने अपनी राजनीति या दिल्ली की सत्ता ने अपनी राजनीति को साधने के लिए जो टूटा हुआ गठबंधन था उसके हवाले कर दिया। इलेक्शन कमीशन भी उसी लिहाज से काम करता हुआ दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ यह कहकर चुप हो गया कि देखिए राज्यपाल तक की भूमिका उस वक्त में असंवैधानिक थी, लेकिन इसके बावजूद भी किसी ने इस दिशा में ध्यान नहीं दिया। एक नितिन गडकरी चुनाव विदर्भ में जीत रहे हैं, लेकिन वह भी पहली बार 1 लाख का मार्जिन भी नहीं पा पाएंगे। यह अभी तक की स्थिति बहुत साफ तौर पर, यानी 40-50 हजार से बात आगे बढ़ेगी नहीं। इन सब के बीच अगला सवाल है कि महाराष्ट्र के बाद जो दूसरा राज्य बड़ा मायने रखता है, और इस बात को लेकर चर्चा जिसकी हम लगातार करते थे कि अगर यह स्थिति कर्नाटक के भीतर भी पनपेगी तो कर्नाटक में क्या होगा। कर्नाटक में 25 सीट जीतने वाली बीजेपी की 10 से 11 सीटें गायब हो गई। कांग्रेस डबल डिजिट में आ गई, जो कि डीके शिव कुमार शुरू से जिस बात का जिक्र कर रहे थे। जेडीएस ने किसी तरीके से समझौते के तहत जो बीजेपी से समझौता किया, हासन की पारंपरिक सीट तो गंवा डाली, जहां पर उनके परिवार के शख्स रमन्ना जो चुनाव हारे हैं वो खड़े थे और जनता उनके खिलाफ थी। उसके अलावे 2 ही सीट पर जेडीएस बची, लेकिन कांग्रेस डबल डिजिट में पहुंच गई। और यह स्थिति बहुत साफ बताती है, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि कर्नाटक को आप भूलिएगा मत, वो एक बड़ा असर कारक होगी। तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया। तीसरी परिस्थिति में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद तीसरी बड़ी स्थिति खासतौर से राजस्थान के भीतर की उभरती है। राजस्थान में लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी 25 सीट पा जाएगी, लेकिन वह 25 सीट नहीं, 20 सीट नहीं, 15 सीट नहीं, उसके भी नीचे आ गई और 13-14 सीट पर आकर अटक गई। कांग्रेस अगर 8 सीट पर जीत रही है, सीपीएम 1 सीट पर जीत रही है, एक बेनीवाल 1 सीट पर जीत रहे हैं, तो यह मैसेज बहुत साफ था कि आप विधानसभा तो जीत गए, लेकिन लोकसभा जो प्रधानमंत्री के चेहरे और उनके पद के नाम पर राजस्थान में भी लड़ा गया, चंद महीनों के भीतर धराशायी हो गया। हालांकि यह सफलता मध्य प्रदेश में जरूर मिली। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी वजह तो यही है, संगठन गायब है, नेताओं का कद अपने आप को वो पार्टी से बड़ा मानते हैं, और इसीलिए कमलनाथ के बेटे हो या दिग्विजय हो, दोनों फंस गए। और सिर्फ एक मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां पर सही मायने में पूरी सफलता बीजेपी के हवाले हुई। और इसमें एक चीज और समझनी होगी कि मध्य प्रदेश के भीतर आरएसएस की पैठ बड़ी जबरदस्त है, और जो शिवराज सिंह चौहान को लेकर बार बार कहा जा रहा था कि एक बड़े काम के लिए उनको दिल्ली लाया जा रहा है, तो एक सवाल यह भी है आरएसएस की तरफ से कि उसी के जरिए पहली बार शिवसेना को मान मुनव्वल की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। और उसमें यह मानकर चला जा रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह सत्ता से हट जाएं तो क्या शिवराज सिंह चौहान के नाम पर उद्धव ठाकरे सहमति दिला देंगे, दिखा देंगे। लेकिन अगला सवाल यह भी है कि वाकई इस तरीके से अगर उद्धव ठाकरे पलटते हैं तो विधानसभा चुनाव में क्या होगा। इसीलिए उद्धव ठाकरे के पलटने की परिस्थिति ना के बराबर है, लेकिन यह समीकरण अपने तौर पर संघ शिवराज सिंह चौहान को आगे रखकर परिस्थितियों को बनाने की दिशा में इस दौर में पहल शुरू कर जरूर रहा है। अगले राज्य के तौर पर अगर आप परखिए, जो सबसे बड़े राज्य के तौर पर जिसका जिक्र होता है बार बार, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें। यह इसलिए बड़ी मायने रखती है क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर रास्ता वाकई दिल्ली का है तो इसमें अगली बड़ी बात थी, क्या वाकई किसी ने कल्पना की थी कि 50 सीट भी नहीं पा पाएगी? क्या किसी ने कल्पना की थी कि बीजेपी 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी? यह कल्पना के परे था, और पहली बार ऐसी सिचुएशन आई कि पूरा एनडीए 40 तक पहुंच रहा है, यानी बीजेपी अपने बूते 70 सीटों पर है, आरएलडी 1 सीट पर है, अपना दल 1 सीट पर है। यह हो गए 39 सीट, और इस परिस्थिति में बीजेपी 32 सीटों पर है, 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी है, यानी बीजेपी 32 सीटों पर, यानी वो 35 सीटों के इर्द गिर्द पूरा एनडीए लटक झटक रहा है। और 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी के होने का मतलब यह है
कि उत्तर प्रदेश के युवा जिस अवस्था में नजर आ रहे थे तमाम रैलियों के भीतर में, उसका संदेश बहुत साफ था और खुलकर अखिलेश यादव निशाना यह कहकर साधने से नहीं चूके कि कितना बड़ा धोखा फरेब उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी कर रही है। वो पेपर लीक वही कराती है, बुलडोजर चलाकर अपने विरोधियों को ध्वस्त वही करती है। और इन सब के बीच जो मायावती के साथ खिलवाड़ बीजेपी ने किया, यानी बीजेपी ने जो खिलवाड़ चंद्रबाबू नायडू को जेल में डालने की परिस्थितियों के आश्रय उस वक्त की राजनीति को साधना चाहा जब वो चूज कर रही थी कि जगन रेड्डी या चंद्रबाबू नायडू, उसकी कहीं ना कहीं मलाल चंद्रबाबू नायडू के जहन में है। और यही मलाल उत्तर प्रदेश में बीएसपी के कैडर के भीतर आ गई जब भतीजा खुलकर बोलने लगा और उसको साइडलाइन करना पड़ा दिल्ली के निर्देश के बाद मायावती को। तो एक मैसेज चला गया कि मायावती को दबाना चाहती है बीजेपी और राजनीति खत्म करना चाहती है बीजेपी। यह एक ऐसी परिस्थिति अपने तौर पर उभर कर आई जिसने मैसेज बहुत साफ तौर पर दे दिया कि इस राजनीति का अंत होना चाहिए। और इसीलिए हमने कहा यह एक सर्वाइवल की लड़ाई थी। और सर्वाइवल का मतलब यह होता है कि आप एनडीए गठबंधन के भीतर हों या फिर एनडीए गठबंधन में जब आप आते हैं तो आपके साथ जिस तरीके की राजनीतिक सौदेबाजी होती है, अब इसके लिए कोई तैयार नहीं। और इसका मलाल बीएसपी से जुड़े उस कैडर के भीतर आ गया जिसने देखा कि मंडल कमंडल की राजनीति के बाद मायावती ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पद भी संभाला, गवर्नेंस भी संभाली, कानून व्यवस्था को भी संभाला, लेकिन एक झटके में वह पूरा वोट बैंक बीजेपी मानकर चलती रही कि कम से कम 12% जाटव वोट जो है वह मायावती के साथ रहेगा। लेकिन उसको इसका एहसास हुआ ही नहीं कि इस बार परिवर्तन की लहर इतनी बड़ी है कि जो जातियां एक दूसरे के साथ खड़ी हो नहीं सकती थी, बीजेपी के खिलाफ वह एकमुश्त खड़ी हो गई। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भीतर ब्राह्मण समाज ने भी इस बार बीजेपी के हक में खड़े होने की बिल्कुल नहीं सोची और स्थिति इतनी विकट हो गई कि एक के बाद एक ब्राह्मण तबका अपने वोटरों को बाहर से यह कहकर बुलाने लगा, कहो तो रेलवे की टिकट भेज दें लेकिन वोट डालने जरूर आए। और शायद यही वो वजह थी कि क्या वाकई जाति राजनीति या सोशल इंजीनियरिंग का जो सवाल उत्तर प्रदेश के भीतर चलाया गया वो सब कुछ जनता के मुद्दों के आश्रय या बीजेपी ने जो स्वप्न दिखाए, जो दिवा स्वप्न दिल्ली से उड़ान भर रहे थे, वो सब कुछ कितनी हवा हवाई की बातें थी, इसको उत्तर प्रदेश की जनता के भीतर सुनाई देने लगा। और शायद यही वो वजह है कि आप पश्चिम से पूरब चले जाइए, बुंदेलखंड से लेकर आप उत्तर की तरफ चले जाइए, हर जगह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों की जोड़ी ने कमाल किया और तकरीबन 44 सीटों पर वह जीतने की स्थिति में लाकर खुद को खड़ा कर गई। यानी बड़ा कद इस दौर में अखिलेश यादव का। लेकिन अखिलेश इस दौर की राजनीति में समझते हैं कि 10 बरस से सत्ता में बाहर हैं, संगठन संभालना है और जो वादे किए गए उसे पूरा करना है। और जिस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे थे, इस मैसेज को कहीं ना कहीं या किसी भी तरीके से, यह बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि इस बात को बिहार में समझा नहीं जा सका। और शायद इसीलिए बिहार की राजनीति में आरजेडी एक छोटे प्लेयर के तौर पर निकल कर आई। वो सिर्फ 3 सीटों पर नजर आई। लेकिन बड़ी बात है कि जो 2 बार मीसा भारती चुनाव हार रही थी पाटलिपुत्रा में, वो जीतती हुई इस बार नजर आने लगी। इसके अलावे आरजेडी के हिस्से में जहानाबाद और औरंगाबाद था। इस दौर में कुछ भूल तेजस्वी यादव ने की, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है, जो लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ था। और यहां तक कि जो पूर्णिया की सीट थी वहां पर उनके द्वारा दिया गया बयान जो बड़ा महत्वपूर्ण है, जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं हमको लगता है पूर्णिया का जिक्र यहां जरूर करना चाहिए, क्योंकि पप्पू यादव यहां से चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन उनको विरोध किया गया और वहां पर बहुत मार्जिनली चीजें चल रही है। और पप्पू यादव इतने राउंड के बाद भी जो जानकारी निकल कर आ रही है वो 10,000 से कम वोट की दिशा में अभी पीछे चल रहे हैं। यानी वो एक झटके में जीत भी सकते हैं। और जिस आरजेडी ने पूरा दाव बीमा भारती पर लगाया, उन्हें सिर्फ 7,500 वोट मिले हैं अभी तक। और ये परिस्थिति बतलाती है कि बिहार की जनता को आप अपनी राजनीति को साधने के लिए मूर्ख मत समझिए।
और जब आप एकजुटता के साथ खड़े होते हैं, और जिसका जिक्र अखिलेश यादव बार बार पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर करते चले गए कि 1 और 1 11 होता है, यह मैसेज भीतर तक चला गया। और पहली बार समाजवादी पार्टी का संगठन राहुल गांधी को नेता के तौर पर देखते हुए पीछे चल पड़ा, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस सामाजिक न्याय को नई परिभाषा में ढालकर ओबीसी का सवाल, एससी एसटी का सवाल और माइनॉरिटीज का सवाल और ऊंची जाति के गरीबों के सवाल को भी लाकर रख दिया, वह शायद भारत की राजनीति में कांग्रेस का एक महापरिवर्तन रहा। और इस महापरिवर्तन की दिशा ने ही एक झटके में देश की राजनीति बदल डाली, और लाल दीवारों के भीतर से चलने वाली सरकार कमजोर होते होते ऐसी स्थिति में आ गई कि अब तीसरी बार जिस ख्वाब को संजोए हुए नरेंद्र मोदी लगातार नेहरू पर निशाना साधते रहे, उस पर सेंध लगाने की स्थिति में कोई दूसरा नहीं, एनडीए के भीतर से निकले साथी ही आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है बीजेपी के साथ खड़े होने का मतलब भविष्य में क्या होगा। क्योंकि इस 10 बरस में जैसे चाहा उसी तरीके से इस देश के क्षत्रपों की राजनीति को मरोड़ा तोड़ा, दफन किया, अपने अनुकूल किया। और ध्यान दीजिए, बीजेपी का जो वोट है वह कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 1% वोट का इजाफा हुआ है, अगर आप उसको पिछली बार की तुलना में वोटों को परखते हैं। और यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार 37.5% वोट मिला था, इस बार 38.35% वोट बीजेपी को मिले हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस को पिछली बार 19.5% वोट मिले थे, जो इस बार 6% बढ़ गए हैं, यानी वो 25% तक जाकर पहुंच गए हैं। और यह स्थिति बहुत साफ तौर पर बतलाती है कि एक बड़ा परिवर्तन राजनीतिक तौर पर गठबंधन के साथियों के आश्रय होता है। कांग्रेस के वोटों में भी इजाफा इंडिया गठबंधन का हुआ है, और बीजेपी के 1% वोट का इजाफा जब वो सीट गंवा रही है, तो उस परसेंटेज ऑफ वोट का इजाफा उसके साथ जो हुआ है वह उनके अपने एनडीए के गठबंधन साथियों को लेकर हुआ है। अब यहां पर अगला सवाल है, खास तौर से दक्षिण भारत का जिक्र यहां पर करने की जरूरत खास तौर पर है। और इसमें इस बात का जिक्र लगातार हो रहा था कि क्या वाकई बीजेपी कोई खाता खोल पाएगी या नहीं खोल पाएगी। केरल में वह एक सीट पर आगे चल रही है, और इस केरल की एक सीट का मतलब यह है कि जो खास तौर से तिरुवनंतपुरम की जो सीट मानी जाती थी, जहां पर शशि थरूर पहले पीछे चल रहे थे, अब वह भी आगे हो चले हैं। और यह मैसेज बहुत साफ है कि अगर केरल में एक सीट वो जीत जाती है, तो शायद यह एक सीट, हमको लगता है ये त्रिशूर की सीट है, जहां पे बीजेपी के सुरेश गोपी चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन अगला सवाल यह था कि क्या वाकई तमिलनाडु में भी बीजेपी की मौजूदगी हो सकती है। यह सवाल बार बार किया जा रहा था, और तमिलनाडु के भीतर कहीं पर भी बीजेपी नजर नहीं आ रही है। यह बहुत साफ तौर पर है, उसके एक हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य भी है और कल्चरल पर्सपेक्टिव भी है, यानी सांस्कृतिक भी मसला है वहां का, और उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी है। तो जो दक्षिण भारत का जिक्र हो रहा था, वो चंद्रबाबू नायडू के जरिए सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश के भीतर अपनी मौजूदगी का एहसास कराने की स्थिति में बीजेपी जरूर आई, जहां पर 3 सीटों पर वह दिखाई दे रही है। उन 3 सीटों में खास तौर से जिक्र अगर करें तो ये एक सीट है सीएम रमेश जहां से खड़े हुए, अनाकपिला सीट, दूसरी सीट है राजा मुंद्री की सीट। इन 2 सीटों पर ही बीजेपी फिलहाल नजर आ रही है, और तीसरी सीट है नरसापुरम। लेकिन इन तीनों सीटों पर जो चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी है, उसने कमाल किया है, और विधानसभा में यहां पर टीडीपी अपने बूते सत्ता में आने की परिस्थिति में है, यानी जगन रेड्डी की सरकार जा रही है, चंद्रबाबू नायडू अपने बूते आ रहे हैं। 3 बड़े मैसेज बहुत साफ तौर पर इस चुनाव ने दे दिए हैं। पहला मैसेज, नरेंद्र मोदी यह चुनाव हारे हैं। बीजेपी को 272 तक पहुंचाना तो दूर, उस गठबंधन के आश्रय, जिस गठबंधन को इन्होंने जबरदस्ती अपने साथ राजनीतिक सौदेबाजी या डरा कर जो शामिल किया, वह चीजें डगमग हुई हैं। दूसरा सवाल, इंडिया गठबंधन ने जिन मुद्दों को उठाया, जनता ने हाथों हाथ लिया और जनता के पीछे इंडिया आकर खड़ी हो गई। तीसरी परिस्थिति, पहली बार इस देश के क्षत्रपों को लग गया, नहीं रहेंगे साथ बीजेपी के तो शायद राजनीति कर पाए। और यही वो परिस्थिति है जो पहली बार एक ऐसे परिवर्तन के साथ उठी कि अब इंडिया सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।